Now, our title is Ozone Depletion in the Stratosphere. तो पहले 10 मिनट मैं आपको ये टाइटल आसान भाषा में एक्सप्लेन करके देता। देखो, ये जो हमारी धरती है, इसके सरफेस से करीब करीब 18 से 23 किलोमीटर की दूरी पर इन स्ट्रेटोस्फीयर there is a ozone layer, and this is called a good ozone layer because जो सोलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ सनलाइट आती है सूरज से, उसमें जितना यूवी है वो यूवी लाइट अर्थ एटमॉस्फियर में आने से रोकता है ओझोन लेयर. म्हणजे सर, सूर्यापासून जो प्रकाश येतो त्याच्यात जो यूव्ही लाईट असतो, तर यूव्ही लाईट जो त्याचे हार्मफुल इफेक्ट आहे, तर त्याला येण्यापासून कोण रोखते? अ गुड ओझोन प्रेझेंट इन स्ट्रॅटोस्फियर. आता पहा, देर इज वन मोर ओझोन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ in troposphere, which is bad ozone. तो सर, बॅड ओझोन कुठे असते? ट्रोपोस्फियर मध्ये. गुड ओझोन कुठे असते? स्ट्रेटोस्फियर मध्ये. तो स्ट्रेटोस्फियर वाली ओझोन गुड क्यों है? बिकॉज इट डू नॉट लेट द यूवी रेज टू एंटर अर्थ्स एटमॉस्फियर विच हॅव अ हार्मफुल इफेक्ट. म्हणजे यूव्ही लाईटला ते येऊ नाही देत. मग सर, ही लोअर ॲटमॉस्फिअरमधली जी ट्रोपोस्फिअरमधली आहे ओझोन, जिला आपण बॅड ओझोन म्हटलं, ती का बॅड आहे? बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड ह्युमन. ते एक पोल्युटंट असतं. ठीक आहे सर, आता 2 ओझोन समजल्या. आता पहा ओझोनचे डिटेल्स. सो ये हमारी धरती है और यहां पर स्ट्रेटोस्फियर में गुड ओझोन है. बट ये जो गुड ओझोन है, ये बनती है और डिस्ट्रॉय होती है. म्हणजे देर इज अ कंस्ट्रक्शन and destruction of ozone, and it is expected that there should be a balance between construction and destruction. तो सर, कशी काय कंस्ट्रक्ट होते ओझोन? तो सुनो. धरती पर जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे तो प्लांट से निकलेगा ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जब ऊपर जाएगा इन स्ट्रेटोस्फियर, म्हणजे प्लांट्स जे असतात ते करतात फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिसचा बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन रिलीज होतो पृथ्वीवरून आणि तो जातो इन स्ट्रेटोस्फियर. तो हे जे ऑक्सिजन आले आहे, तो दे रिएक्ट विथ यूवी रेज and they are broken down. So molecular oxygen which is released from plant during photosynthesis, when it rises and goes to stratosphere, it interact with the UV rays there and it is broken down. मग आता काय होईल? तो सर, ऑक्सिजन जर ब्रेकडाऊन झाला तर O+O, O+O असा ब्रेक होईल.
वापस ऑक्सीजन आएगा प्लांट से तो O+O2 O3 O+O2 O3 असं कन्स्ट्रक्शन होत असते ओझोनचं. आणि सर डिस्ट्रक्शन तो तसंच, द O3 इज ब्रोकन इन O2 अँड O. तो देअर शुड बी अ बॅलन्स इन कन्स्ट्रक्शन अँड डिस्ट्रक्शन. याच्यात काय असला पाहिजे? बॅलन्स असला पाहिजे. आता आपण ओझोनच्या थिकनेसबद्दल बोलू. तो द ओझोन थिकनेस इज मेजर्ड इन डॉप्सन्स युनिट, म्हणजे DU मध्ये मोजतात ती थिकनेस. तो समजा कन्स्ट्रक्शन आणि डिस्ट्रक्शनमध्ये जर बॅलन्स असला तर तो फर्ज करो कि ओरिजिनल थिकनेस इज 100, कंस्ट्रक्शन इज 10, तो वो हो जाएगी 110. डिस्ट्रक्शन इज 10, तो वो हो जाएगी वापस 100. तो कोई प्रॉब्लम नहीं. पर अगर जो थिकनेस है वो 100 है, कंस्ट्रक्शन इज 10, तो इट इज 110 थिकनेस. पर डिस्ट्रक्शन इज 20, तो इट इज ओनली 90 नाउ. वापस कंस्ट्रक्शन इज 10, तो वापस 100. डिस्ट्रक्शन इज 20, तो 80. तो इफ देर इज मोर डिस्ट्रक्शन देन कंस्ट्रक्शन इट विल बिकेम थीन. और अगर वो थीन हुई तो सर सीधे चले आएंगे यूवी रेडिएशन. तो सर यूवी रेडिएशन से हम लोग डरते क्यों हैं? तो सुनो, यूवी रेडिएशन आर एनर्जी रिच. अगर ये यूवी लाइट धरती पर आ गया तो हमारी स्किन में जो सेल्स है, तो आपल्या स्किन सेलमध्ये DNA आणि प्रोटीन जो आहे तो प्रेफरेंशियली यूवी रेजला एब्सॉर्ब करतो. तो सर आपने कहा कि हमारी त्वचा की सेल में जो DNA और प्रोटीन है वो यूवी रेज को एब्सॉर्ब करता प्रेफरेंशियली, और यूवी रेज तो एनर्जी रिच है. तो दिस एनर्जी विल ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ DNA एंड प्रोटीन और होंगे जीन म्यूटेशन. एंड यू नो जीन म्यूटेशन लीड्स टू कैंसर, स्किन डिसीजेस, एजिंग, लॉस ऑफ इम्यूनिटी और स्नो blindness and cataract. So these are the harmful effects of UV radiation in lower doses. High dose अगर रहा तो वो फेटल है, उससे मृत्यू होती. म्हणजे सर तुम्ही असं म्हणता की जर ओझोन जी गुड ओझोन आहे त्याचं जर डिप्लिशन झालं तो यूव्ही रेज सरळ आपल्यापर्यंत येतील आणि त्याची हाय एनर्जी आपल्या स्किन सेलमधला DNA प्रोटीन ब्रेक करून जीन म्युटेशन होतील, कॅन्सर होतील, स्किन डिसीज होतील, एजिंग होईल, इम्युनिटी लॉस्ट होईल, स्नो ब्लाइंडनेस म्हणजे कॉर्नियल इन्फ्लॅमेशन डोळ्याच्या कॉर्नियाचं, आणि कॅटरॅक्ट होईल म्हणजे मोतीबिंदू होईल. तो अगर ये सब नहीं होने देना है तो सर ओजोन की थिकनेस मेंटेन रहनी चाहिए. तो सर ओजोन को तकलीफ देता कौन है? हु इज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस? सो इट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस. कहाँ यूज होता क्लोरोफ्लोरोकार्बन? इन AC, इन फ्रीज,
in cooling systems, in cold storages, etc. अब करता क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो देखो. So due to human activities, the chlorofluorocarbon is released from the lower atmosphere, and this chlorofluorocarbon reach the upper atmosphere, that is stratosphere. वहां क्लोरोफ्लोरोकार्बन और यूवी के बीच में होती है इंट्रैक्शन. So UV radiation interact with the chlorofluorocarbon which have came from lower atmosphere, and यूवी लाइट और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की इंटरैक्शन होने से क्लोरीन आयन रिलीज होते, एंड दीज क्लोरीन आयंस separated from chlorofluorocarbon, they stayed there in good ozone and they act as a catalyst. म्हणजे हे कॅटालिस्ट म्हणून काम करतात. एंड अब डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा देन कंस्ट्रक्शन, तो ये थिकनेस कम होगी. सो क्लोरीन एटम पहले जो रिलीज हुए होंगे बहुत साल पहले, वो आज भी वहाँ है. हाँ. So they mirror as a catalyst and continue to destroy the ozone. तो सर इसकी वजह से क्या होता, ओजोन का थिकनेस कम होता है. तो इसका सबूत है ऑन अंटार्कटिका there is a large area of thin ozone called ozone hole. So what is ozone hole? So it is a large area of thin ozone over अंटार्कटिका. तो सर हम चाहते हैं कि हमारी ओजोन लेयर बरकरार रहे, तो हमें रिड्यूस करना होगा ओझोन डिप्लिटिंग सबस्टन्स, दॅट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. म्हणजे ओझोनची थिकनेस जर मेंटेन करायची असेल तो ओझोन डिप्लिटिंग सबस्टन्स दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करना होगा. अब कोई एक देश से ये नहीं होगा, और इसलिए इन 1987 मॉन्ट्रियल इन कनाडा, वहां पे बहुत सारे देशों ने मिलके एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की है कॉल्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. आणि सर्वांची सहमती झाली कि हमने कम करना चाहिए ओझोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस. एंड दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल which aims at reducing the ozone depleting substance was implemented in 1989. Also remember that 16 September is celebrated as a World's Ozone Day. भारत की सुपुत्री कल्पना चावला जब अंतरिक्ष गई थी, और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे श्री इंदर कुमार गुजराल, और उन्होंने पूछा था कि कल्पना वहाँ से हमारी धरती कैसे दिखाई देती है. तो कल्पना ने कहा था कि सर हमारी धरती एक सुंदर कोमल बालिका की तरह है. इस बालिका ने मखमल ओढ़ रखी है, दैट इज ओझोन, और हम इसको मैला कर रहे, तो हमने इस सुंदर कन्या की जो मखमल है ओझोन, उसे बचाना चाहिए. तो अब हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक में जो दिया है वो अबाउट ओझोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फीयर. देखो, you have earlier studied in your chemistry textbook of 11th about bad ozone.
which is formed in lower atmosphere troposphere that harms plants and animal. But there is a good ozone also. This ozone is present in upper part of atmosphere called stratosphere, and it acts as a shield absorbing ultraviolet radiation from the sun. Ultraviolet rays are highly injurious to living organism. क्यों? Why they are injurious to living organism? Because DNA and protein of living organism preferentially absorb UV rays, and its high energy breaks the chemical bond within this molecule. The thickness of ozone in column of air from ground to top of the atmosphere is measured in terms of Dobson unit. Underline. जो थिकनेस इज मेजर्ड बाय डॉप्सन यूनिट. उसके पहले हमने अंडरलाइन की व्हाट इज अ गुड एंड बैड ओजोन. ओजोन गैस इज कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड by action of UV rays on molecular oxygen and is also degraded into molecular oxygen in stratosphere. म्हणजे ओझोन गॅस हा कंटिन्युअस बनतो. कसा? मॉलिक्युलर ऑक्सिजन आणि UV रेसच्या इंटरॅक्शननी आणि वापस तोडल्या जातो इन मॉलिक्युलर ऑक्सिजन अँड O3 to O2 plus O. But there should be a balance between production and degradation of ozone in stratosphere. This balance has been disrupted due to enhancement of ozone degradation by chlorofluorocarbon CFC. हा ओझोन डिप्लीटिंग सबस्टन्स आहे. Chlorofluorocarbon find use as refrigerants. Chlorofluorocarbon discharged in lower part of atmosphere move upward, reach stratosphere. There in a stratosphere, UV rays act on chlorofluorocarbon, releasing chlorine atom. Chlorine atom degrade ozone, releasing molecular oxygen. With these atom acting merely as catalyst, chlorine atom are not consumed in the reaction, and hence whatever chlorofluorocarbon are added to stratosphere, they have permanent continuing effect on ozone depletion. आता आपल्याला एक डायग्राम पाहिजे आहे. देखो, ozone hole is a area above Antarctica shown in purple color where ozone layer is thinnest. सो यहां ओजोन लेयर थिनेस्ट है. सो ओजोन थिकनेस इज गिवन इन डॉप्सन यूनिट. सी केयरफुली द स्केल शोन इन कलर वायोलेट टू रेड. सो वायोलेट से लेके रेड तक ये उसका थिकनेस होना चाहिए. Ozone hole over Antarctica develop each year between late August to early October. हे लक्षात ठेवावं लागतं. Late August to early October. So
although ozone depletion is occurring widely in stratosphere, the depletion is particularly marked over Antarctic region. This has resulted in formation of large area of thin ozone, commonly called ozone hole. Underline. A large area of thin ozone is called ozone hole. UV radiation of a wavelength shorter than UVB are almost completely absorbed by Earth's atmosphere. Given that ozone layer is intact, म्हणजे ज्या UV रेडिएशनची वेवलेंथ UVB पेक्षा शॉर्टर असते ते आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही जर ओझोन लेयर इंटॅक्ट असेल, चांगली असेल, अनडॅमेज असेल. बट UVB damage DNA and mutation may occur. It causes aging of skin, damage to skin cell, various type of skin cancer. In human eye, cornea absorb UVB radiation and high dose of UVB causes inflammation of cornea called snow blindness cataract. Such exposure may be permanently damaging cornea. So, recognizing the deleterious effect of ozone depletion, म्हणजे आता आपण त्याची दखल घेतली ओझोन डिप्लिशनची आणि त्याचे होणारे दुष्परिणामांची. An international treaty known as Montreal Protocol was signed at Montreal in Canada in 1987, effective in 1989, to control emission of ozone depleting substance ODS. कोण आहे ODS? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. Subsequently, many more efforts have been made and protocol are laid down a definite roadmap separately for developed and developing countries for reducing emission of chlorofluorocarbon and other ozone depleting substance. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलवर आणि UVच्या हार्मफुल इफेक्टवरती क्वेश्चन येतात. आता एक जनरल टायटल आहे, डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स युटिलायझेशन अँड मेंटेनन्स. आता जे नुकसान होणार है नेचुरल रिसोर्सेसला, जो नुकसान हमारे नेचुरल रिसोर्स को होगा वो प्रदूषण के कारण नहीं, वो उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन इम्प्रॉपर हुआ और उसको मेंटेन ना हो किया इस वजह से. द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस कैन अकर not only by action of pollutant but also by improper resource utilization practices. So the first is soil erosion and desertification. तो जो ऊपर की टॉप सॉइल है उसी में सारे न्यूट्रिएंट्स रहते, भारी वर्षा के साथ वो बह जाती है, या फिर रेगुलर क्रॉपिंग, इंटेंस क्रॉपिंग की वजह से वो डिटैच होके बह जाती है, या डिफॉरेस्टेशन की वजह से पानी के बूंदे डायरेक्ट मिट्टी को टकराती और सॉइल का इरोजन होता और फिर पत्थर से रेत बनती और बड़े बड़े रेगिस्तान बनते हैं. द डेव्हलपमेंट ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल टेक्स सेंचुरीज. वरची उपजाऊ भूमी बनायला 300 वर्ष लागतात 1 सेंटीमीटर बनायला. बट इट कॅन बी रिमूव्ड व्हेरी इझिली ड्यू टू ह्यूमन ॲक्टिव्हिटीज, ओव्हर कल्टिवेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेझिंग, डिफॉरेस्टेशन, पुअर इरिगेशन प्रॅक्टिस रिझल्टिंग इन एरिड पॅचेस ऑफ लँड. म्हणजे दांडावाटे पाणी देणे, फ्लड इरिगेशन चुकीची पद्धत आहे.
त्याच्यानंतर डिफॉरेस्टेशन, ओव्हरग्रेझिंग, ओव्हर कल्टिवेशन यांनी माती डिटॅच होऊन निघून जाते. व्हेन लार्ज बॅरन पॅचेस एक्सटेंड्स अँड मीट ओव्हर टाइम अ डेझर्ट इज क्रिएटेड. इंटरनॅशनली it has been recognized that desertification is a major problem nowadays, particularly due to increased urbanization. Now, waterlogging and soil salinity. So, पानचिबड्या जमिनी आणि खाऱ्या जमिनी बनताय. Irrigation without proper drainage of water leads to waterlogging in soil. मतलब कि खेतों में सिंचाई की गई पर वो पानी जो खेती में रुकेगा उसको ड्रेनेज नहीं निकाले तो वाटरलॉग्ड कंडीशन होगी. बिसाइड्स अफेक्टिंग क्रॉप, वाटरलॉगिंग ड्रॉज द सॉल्ट टू सरफेस ऑफ सॉइल. माने फसल के ऊपर तो उसका परिणाम होता ही है, पर जो दबे सॉल्ट थे, मिनरल्स थे, वो ऊपर आ जाते. द सॉल्ट्स देन आर डिपॉजिटेड एज अ थीन क्रस्ट ऑन द लैंड सरफेस और स्टार्ट कलेक्टिंग एट द रूट्स ऑफ प्लांट. तो हे जे नमक ऊपर आता है वो एक तो एक थीन लेयर बनाता है या फिर रूट्स के करीब रुकता है. दिस increased salt content is inimical, harmful to the growth of crop and is extremely damaging to our agriculture. Waterlogging and soil salinity are some problem that have come in a wake of green revolution. माने हम लोग जो उपज बढ़ाने के पीछे ग्रीन रिवॉल्यूशन की लालच में जुड़ गए, तब से वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सलिनिटी हो रही है. अब अगली क्लिप में बात होगी लास्ट टाइटल की, डिफॉरेस्टेशन, जिस पे निश्चित क्वेश्चन आते हैं. थैंक यू.